अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी मुख्यालय में पहली लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। कई सांसदों के टिकट कटने वाले हैं, कई युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। महिलाओं की भी हिस्सेदारी प्रमुखता से दी जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में हम सबने देखा था किस तरह से महिला अधिनियम बिल पास किया गया महिलाओं को रिजर्वेशन के लिए। तो माना जा रहा है कि बीजेपी आज की इस लिस्ट में कई युवा चेहरे, कई महिला चेहरों को तवज्जो दे सकती है। 100 से ज्यादा नामों का ऐलान आज हो सकता है। हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मिलन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनके पास इस बारे में जानकारी है कि कितने नामों का ऐलान किया जा सकता है, कितनों का टिकट काटा जा सकता है। रवीश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को क्या विदिशा से, जहां से वो सांसद कई बार रहे, क्या वहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? बुंदी से फिलहाल वो विधायक हैं, रवीश के पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी दफ्तर का रुख करते हुए मिलन, क्या खबर आ रही है? 1 घंटे के बाद कितने टिकट कटेंगे, कितनों के टिकट पक्के कर दिए जाएंगे, माहौल क्या है? और पत्रकारों के पास भी नेताओं के बहुत सारे फोन आते हैं, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे सांसद हैं जिनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि टिकट रहेगा या इस बार काट दिया जाएगा। बिल्कुल चित्रा, और फोन कॉल्स का सिलसिला भी चल रहा है। नेताओं और पत्रकारों के बीच कई बारी हम बधाई दे देते हैं ये बताने के लिए कि क्या वो उनका टिकट कट रहा है या मिल रहा है, उससे भी संकेत मिल जाता है। लेकिन 6 बजे आज बीजेपी दफ्तर में ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। 100 से ज्यादा सीटों पर जो नाम है वो सामने रखे जाएंगे। जो बड़े बड़े नाम है जिनको आप जानती हैं वो पहले ही लिस्ट में सबसे ऊपर आपको दिखाई दे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा, अमित शाह जी का नाम होगा, राजनाथ सिंह जी का नाम होगा, और तमाम ऐसे नेता जिनको पिछली बारी राज्यसभा से चुना गया था, इस बार उनको भी लोकसभा लड़ने को कहा गया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम है इसमें। आगे चल के इसमें भूपेंद्र यादव जी को भी कहा गया चुनाव लड़ने के लिए। क्या वो अलवर से लड़ेंगे या भिवानी से लड़ेंगे, ये भी इस लिस्ट में तय हो जाएगा। तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी टिकट कटने वाली है। आज जयंत सिन्हा ने भी अनाउंस कर दिया कि उनकी टिकट उनको नहीं मिलने वाली, या तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करना चाहते हैं अब लोकसभा चुनाव में। और गौतम गंभीर, आज ही उनकी भी अनाउंसमेंट आई है। तो इन सारी चीजों को देख के अब पता चल रहा है कि बीजेपी की इस पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा जो नाम होंगे, उनमें कई प्रत्याशी जो हैं वो जो नए प्रत्याशी होंगे, क्योंकि इस पर काफी चिंतन किया गया है। सीईसी की मीटिंग में जो एक और मीटिंग होने वाली है उसमें भी चिंतन होगा। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी सीटों पर अब बीजेपी कितने नाम सामने रखती है। एनडीए की आप बात कर रही थी अपने इंट्रोडक्शन में, तो उसमें भी जयंत चौधरी की पार्टी को इस वक्त 2 सीटों का सूत्रों के हवाले से पता चला है। अपना दल को कितनी सीटें मिलेंगी वहां पर, और अन्य जो एनडीए अलायंस पार्टनर्स है, क्या उनका भी नाम इस लिस्ट में होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और महिलाओं की जिस तरीके से आप बात कर रही थी, तो निश्चित रूप से महिलाओं का भी जो कैंडिडेचर है वो कैसे देखा जाएगा, क्या हेमा मालिनी को दोबारा फील्ड किया जाएगा, इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो 6 बजे आज एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएंगे। और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि किसको टिकट दोबारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा है 400 पार एनडीए और 370, ये सिद्ध करने के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयारी की है। रात को 4 बजे तक ये बैठक चली, कई बड़े नाम उसमें शामिल थे, और अपनी तरफ से हर राज्य में किस तरीके से बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है इस चुनाव में, इसको लेकर कड़ी से कड़ी जो चीजें सामने रखी गई हैं उसी को देखकर यहाँ पर नामों का मिलन में लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्रा भी हमारे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं, रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब आपका रुख करते हुए, सीएसडीएस का एक आंकड़ा बताता है 190 वो सीटें जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने 175 सीटें अपने नाम कर ली थी, 15 पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। तो बड़ा चुन चुनकर और खासतौर से हारी गई वो सीटें, अगर कांग्रेस वाला हम छोड़ दें तो जिन क्षेत्रीय दलों से, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो चाहे देश के दूसरे राज्यों हो, जिन क्षेत्रीय दलों से बीजेपी को हार का सामना लोकसभा में करना पड़ा था, बीते 5 सालों से उन सीटों पर मंथन बीजेपी कर रही थी। हारी हुई सीटों को लेकर समीक्षा किया जा रहा था और माना जा रहा है कि कई ऐसी सीटों को लेकर पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल 164 सीटें जो हैं 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी उनको चिन्हित किया गया या कम मार्जिन से जीती थी। उसको लेकर पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार स्ट्रेटेजीज बना रही थी। क्लस्टर्स में बांटा गया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह
लगातार जो है वहां पर दौरे कर रहे थे, एक के बाद एक। कई केंद्रीय मंत्री वहां पे लगाए गए, केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई और क्लस्टर्स दिए गए। एक एक केंद्रीय मंत्री को 5-5 सीटें दी गई कि आप यहाँ जाइए, जो भी विकास कार्य है इसके ऊपर नजर रखिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इन 164 सीटों के लिए जो रणनीति बनाई है ना चित्रा, वो बिल्कुल साफ है। अगर आप जीत सकते हैं यहाँ तो ठीक है, अगर नहीं जीत सकते तो जो यहाँ का लोकप्रिय नेता है, चाहे वो किसी अन्य दल में है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, शामिल हो सकता है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है। या फिर ऐसे छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस किया गया है जो सोशल इंजीनियरिंग यानी कि जातीय समीकरणों के अनुसार जो है वो फिट बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर जीत दिला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया है। अगर आप देखेंगे तो जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है। ओम प्रकाश राजभर 2019 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के गए थे, उनको दोबारा लेके आए। दारा सिंह चौहान जो है वो छोड़कर चले गए तो उनको लाया गया। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया गया है। टीडीपी के साथ गठबंधन किया जा रहा है, जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर गई थी और पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही थी, उनको साथ लाने की कोशिश हो रही है। श्रोमणी अकाली दल के साथ बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 370 प्लस का जो मिशन है और एनडीए 400 पार का, वो एक एक सीट पर समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवारों को देखकर अगर कोई जीत सकता है ठीक है, अगर उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट है नमो ऐप पे या सर्वे में या फीडबैक है, बिल्कुल तो उनकी सीटें टिकट काट दी जाएंगी, चाहे वो जयंत सिन्हा हो या गौतम गंभीर हो। और अब तो राजनीति में एक नया चीज हो गया है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो कह दीजिए कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं। लेकिन कई लोग खिलाफत कर देते हैं पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये खिलाफत अभी देखने को नहीं मिल रही है। जिनको इशारा कर दिया गया कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, उन लोगों ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे की रणनीति और राजनीति क्या बोलती है, इसके बारे में हिमांशु बताएंगे। शरद भी जयपुर से जुड़ चुके हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, अब आपके पास आते हुए 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी की परफॉर्मेंस थोड़ी कम रह गई थी, लेकिन इस बार तो बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है पूरी की पूरी 80 सीटों को जीतने के लिए। और हारी हुई सीटों पर बीते कई सालों से, पिछले 4 सालों से काम भी कर रही थी बीजेपी, तो वहां को लेकर क्या तैयारी है अभिषेक? बिल्कुल चित्रा, इस बार बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है वो 80 का 80 रखा है, आप बता रही हैं। दूसरी बात यह है कि सहयोगियों के साथ भी लगभग तय हो चुका है कि 74 सीटें बीजेपी लड़ेगी। और आपके ऑडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है अभिषेक, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि 74 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, बाकी सीटें सहयोगियों को दी जाएगी। आपको बताते चले 2019 में 62 सीटें बीजेपी को मिली थी, बाकी सहयोगियों को मिली थी। लेकिन 2014 में 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और 2 अपना दल के खाते में गई थी। लेकिन इस बार की स्थिति, अभिषेक अपना ऑडियो जल्दी से ठीक कीजिए, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शरद के पास जल्दी से चलते हैं। शरद, शानदार प्रदर्शन राजस्थान में किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा के चुनाव में। 2018 में जब राजस्थान का विधानसभा हार गई थी, उसके बावजूद पूरा क्लीन स्वीप 25 लोकसभा की सीटों पर राजस्थान में कर लिया था बीजेपी ने। इस बार तो विधानसभा में शानदार प्रदर्शन है, तो राजस्थान को लेकर क्या है उसकी तैयारी? देखिए, 14 और 19 दोनों में 25 की 25 सीटें आई थी और इस बार भी इस तरह से माना जा रहा है। मैं बता दूं चित्रा की कुछ नेताओं को संकेत दे दिए गए हैं कि उनका टिकट फाइनल है। मसलन गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर में चुनाव प्रचार अपना शुरू कर दिए। सीपी जोशी जो लौटे हैं वहां पर मीटिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यहाँ के, वो आज सुबह मंदिर दर्शन करने गए हैं। मेहदीपुर बालाजी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो टिफिन सभा कर रहे हैं औरतों के बीच सुबह से आज महिला वोटरों के बीच। और इसी तरह से कैलाश चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अभी ऐलान किया कि थोड़ी देर पहले कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत देना। तो ऐसी सीटें कही जा रही है, 7 सीटें, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, कैलाश चौधरी और सीपी जोशी, ऐसी सीटों का नाम का ऐलान पहली ही लिस्ट में होने जा रहा है। 7 से 10 लोगों का नाम का ऐलान होने जा रहा है। कुछ नए लोगों को जो टिकट दिया जाना है उनका भी नाम का ऐलान होना है। कटेगा किसका ये भी तो बता दीजिए शरद। अभी मौजूदा वक्त में 24 सांसद हैं, महिलाओं को टिकट देने की बात हो रही थी। अंदर की खबर बता दें, किसका टिकट कटने वाला है?
देखिए चित्रा, अब मैं वही बता रहा था कि मैं आप पूछ रहा था जो नेता वहां बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कि आप लोग इतनी रात तक मीटिंग में कर क्या रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पूछ रहे थे राजस्थान के नेताओं से कि क्या 33% आरक्षण का फॉर्मूला हम इस बार से लागू कर सकते हैं। अगर वैसे देखा जाओ तो महिला सांसद तो यहाँ पर राजस्थान से दिया कुमारी थी और वो हो गई उप मुख्यमंत्री। तो नए महिला चेहरों को लेकर कवायद की जा रही है। कई सांसदों को जैसे कहा जा रहा है कि जयपुर ग्रामीण सीट हो या फिर दूसरे सीट हो, सवाई माधोपुर हो, अलग कई सीटों पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं दूसरे चरण में महिलाओं को टिकट देने के लिए और महिला चेहरों को खोज के लिए टास्क दिया है। टिकट कटने को लेकर देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर नाम लेने पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि अभी घोषणा होनी है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कम से कम 12 टिकट कट रहे हैं। अभी इस ऐलान के बाद तो आपके फोन की घंटियां बजने वाली हैं शरद। लेकिन आज तक देखने के बाद तो अब तमाम सांसद आपको फोन करने वाले हैं जिनके दिल की धड़कनें बड़ी होंगी। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार अभिषेक के पास चलते हैं। कुमार अभिषेक, आवाज आ रही है क्या? जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आवाज मिल रही है जी, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं कुमार अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, तो जैसा बता रहा था कि 4 सहयोगियों को तय किया है बीजेपी ने, आरएलडी, इसके अलावा अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और निषाद पार्टी। चारों के लिए कुल 6 सीटें छोड़ी गई हैं। अपना दल के लिए 2 छोड़ी जा रही हैं जो कि लगभग तय हैं, उसका ऐलान भी हो जाएगा, और आरएलडी को भी 2 पार्लियामेंट की सीट। लेकिन बहुत अहम है कि इस बार उत्तर प्रदेश से बहुत सुगबुगाहट वैसी नहीं दिखाई दे रही है जैसी आपने दिल्ली में कई नामों को खुद से देखा और सुना कि इन लोगों ने खुद से ही रिटायर होने या अलग होने का फैसला ले लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि टिकट तो कटेंगे, लेकिन उसमें से ज्यादातर टिकट उन लोगों के कटेंगे जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है या फिर सर्वे रिपोर्ट में जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने चूंकि अपने 31 उम्मीदवार उतार दिए हैं और ओबीसी की भरमार है, तो मुझे लगता है बीजेपी इसका ख्याल जरूर रख रही है और कहीं ना कहीं जो उनके सामाजिक समीकरण है उन्हें फिट करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। राजनाथ सिंह का टिकट लखनऊ से होगा, ये भी हमें सूत्र बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर टिकट कटेगा ऐसा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 12 तकरीबन 1 दर्जन के आसपास कम से कम या तो टिकट बदले जाएंगे या टिकट कटेंगे या लोगों के लोकसभा क्षेत्र बदले जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। अब देखना यह है कि कौन कौन से नाम इसमें आते हैं। सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा आपने की वो ये कि जो बीजेपी की हारी हुई सीट है, यानी कि 16 सीटें जो बीजेपी हारी, जिसमें से 2 सीटों पर बाद में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सुनील बंसल जो कि कभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, उनके जिम्मे ये तमाम जो हारी हुई सीटें हैं वो थी और उस पर बहुत मशक्कत की गई है। और ये कहा जा रहा है कि इन 16 सीटों को जीतने का जो फॉर्मूला है, जो प्लान है, वो बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयार कर रखा है। कुछ सीटें इसमें से सहयोगियों को दी जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी खुद लड़ रही है और कई बाहरी चेहरे, चूंकि बीजेपी इन सीटों पर जो हारी है उसमें उसके पास मजबूत कैंडिडेट्स की कमी है, ऐसे में आयातित उम्मीदवार इन सीटों में कई सीटों पर आपको दिखाई दे सकते हैं, चेहरे दिखाई दे सकते हैं। तो नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है चित्रा के आखिर अभी जो ऐलान होने वाला है, और उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 40 से 50 के आसपास कैंडिडेट होंगे जिनका नामों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी। रामपुर और आजमगढ़ जो हारी हुई सीट थी, जो समाजवादी पार्टी के पास थी, उपचुनाव में ये सीटें भी बीजेपी ने जीत ली। 2019 में बीएसपी ने हासिल की थी, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में रायबरेली दिलचस्प हो चला है। जब सोनिया गांधी अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में रायबरेली में किसको टिकट देती है, क्योंकि उसको भी अमेठी की तरह जीतना चाहती है बीजेपी। परसेप्शन की लड़ाई में वो आगे चल रही है, लेकिन अपने 4 कदम और बढ़ाने के लिए रवीश, अब सीधे आपके पास आते हुए, सबसे दिलचस्प रहा जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सवाल पूछा गया कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। क्या यह माना जा सकता है कि आज की इस लिस्ट में विदिशा से वो उम्मीदवार हो सकते हैं रवीश? बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से अटकलों का बाजार गर्म है और रात 3:30 से 4 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैठक में मौजूद थे, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। और माना यह जा रहा है कि बड़े नामों पर चर्चा हुई है मध्य प्रदेश से, उसमें सबसे ऊपर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही नाम है। 2 सीटों से मध्य प्रदेश से जो पैनल बना के भेजा गया है, दरअसल आपको बता दें कि एमपी से सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए नामों के पैनल भेजे गए हैं। हर लोकसभा सीट पे भाजपा ने 2 से 3 नामों का पैनल बना के भेजा है। उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है वो 2 लोकसभा सीटों से सामने रखा गया है भाजपा की तरफ से, मध्य प्रदेश यूनिट की तरफ से। उसमें एक सीट भोपाल सीट है और दूसरी
विदिशा सीट, जहां से शिवराज सिंह चौहान पहले 5 बार के सांसद रह चुके हैं। तो अटकलें तो इसी बात की ज्यादा है कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़े, लेकिन भोपाल से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इन दो में से किसी एक सीट पर शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, इस पर अब लगभग एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में तो इस पर मुहर लग चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान अब आखिरकार दिल्ली जा रहे हैं, जिससे अब तक वो बचते आ रहे थे। कई बार उनके बयान भी सामने आए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से कहीं ज्यादा चित्रा आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 2 नाम है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा अब एक बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी, जो 2019 का लोकसभा चुनाव बतौर कांग्रेस के टिकट पे हारे थे, अब वो भाजपा में हैं। और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं, उनकी सक्रियता अपने पुराने संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी में जिस तरीके से दिख रही है, क्या लोकसभा चुनाव में भी भाजपा अब एक बार फिर उन्हें खड़ा करेगी? क्योंकि अभी तो वो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन भाजपा जिस तरीके से अब की बार 400 पार का नारा लेके चल रही है, एक सीट उसके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें भाजपा के पास है लोकसभा में, लेकिन इस बार अगर देखें तो 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था, जिनमें से 5 सांसद जीत चुके हैं। उनको सांसद पद से इस्तीफा दिला के मध्य प्रदेश में विधायक की शपथ दिलाई गई है। उनमें से कुछ मंत्री बन चुके हैं। राकेश सिंह की अगर हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रहलाद सिंह पटेल मंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है उन सांसदों की रिक्त स्थान को भी भरना, और दूसरा शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं स्थापित करना, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक उन्हें अब इस तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता। 16.5 सालों के मुख्यमंत्री और एक बड़ा चेहरा है, खासतौर से ऐसे समय में अब उनकी जरूरत कहीं ज्यादा पार्टी को महसूस हो सकती है, जब पार्टी एक बड़ा लक्ष्य अब की बार 400 सीटों का लेकर के चल रही है। दिलचस्प रहेगा देखना कि शिवराज को पार्टी कहां से उतारती है, और छिंदवाड़ा सीट जो लगातार हारती हुई चली आ रही है, वहां पर नकुल नाथ को अपने पाले में लाने की इस तरह की खबरें चलती रही बीजेपी। हालांकि इस पर किसी का रिएक्शन तो नहीं आया था। छिंदवाड़ा में भी पूरी ताकत लगाकर उसको भी जीतना चाहती है बीजेपी। तो क्या रहेगा मध्य प्रदेश का हाल, इस पर भी रहेगी हमारी नजर।